Assalamu alaikum. I am Kurtulan. My qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS. Students, in lecture number 5th, we discuss about the history of India and some contributions of the different scientists and famous personalities in the India and their literature. We also discuss about the history of the China and the work of the scientist in the China history. And in the lecture number 6, we discuss about the मिडल एजेस. ठीक है, तो जो मिडल एजेस का जो कंसेप्ट था वो जब एंशियंट ग्रीस और रोमन की जो क्लासिकल एज जब एंड हुई, ठीक है, और एक और पीरियड जिसे रेनेसेंस का नाम दिया गया, उनके दरमियान का जो पीरियड था उसको मिडल एज का नाम दिया गया. ठीक है, मिडल का मतलब ही दरमियानी है, तो वो इन दो एजेस के दरमियान का जो था उसको मिडल एज कहा गया. जी, नेक्स्ट में हम इनके एजेस डिफरेंट एजेस जो से वो डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है अर्ली मिडल एज. ठीक है, और इसका ड्यूरेशन उनसे है वो 500 टू 1080. और सेकंड इज हाई मिडल एजेस, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1000 से 1380. और जो लास्ट वाला है जिसे हम कहते हैं लेट मिडल एजेस, इसका 1300 टू 1580. ठीक है, ये डिफरेंट एजेस हैं और उनके आगे टाइम ड्यूरेशन है. और इनमें जो मिडल एज का जो दौर रहा है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा ही इसमें यानी अचीवमेंट हुई. और क्योंकि ज़्यादा है जब अचीवमेंट उन्होंने गेन की तो उसके लिहाज से उनको किस तरह से भी रेस्ट नहीं मिला. उन्होंने अपनी रेस्ट को एक साइड पर रखते हुए यानी इस दौर में इतनी ज़्यादा तरक्की की, जो कि ये इसका टाइम ड्यूरेशन कम था लेकिन इनकी अचीवमेंट सबसे ज़्यादा थी इस दौर में. नेक्स्ट में हम जो मिडल एज में जो एक कंसेप्ट था मिथ का उसको डिस्कस करते हैं. इसमें डिफरेंट दूसरे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि नाइट्स इन द शाइनिंग आर्मर. नाइट्स जो होते हैं वो पहलवान होते हैं और उनके जो आर्मर्स थे, आला यानी औजार वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग थे. इट मीन्स उनके पास जितने भी जंग करने के लिए जो सामान था वो उसकी क्वालिटी अच्छी थी. ठीक है, नेक्स्ट इज लैविश बैंक्वेट्स. इट मीन्स उनके जो दावत वगैरह थी जिसे हम कहते हैं गैदरिंग, वो बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, यानी उनका आपस में यूनाइटी थी. नेक्स्ट इज स्मोक्स. इट मीन्स उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा थी, वो दरवेश लोग थे. ठीक है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी. वॉन्डरिंग मिनिस्ट्रल्स. ठीक है, इसमें जो म्यूजिशियन का म्यूज़िक का जो एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें काफ़ी मेंबर जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, उसको मिनिस्ट्रल्स बोलते हैं. इट मीन्स वहाँ पे सिंगिंग का भी था कॉन्सेप्ट उस वक्त मिडल एजेस में. वहाँ पे किंग्स होते थे, क्वींस होती थी. ठीक है, और बाई शॉप्स से मुराद जैसे वो ड्रिंक्स होती है जिसे हम शराब कहते हैं, तो उस वक्त यानी ये भी यूज़ की जाती थी. नेक्स्ट इज ग्लोरियस पेजेंट्री. और उनका जो ज़ाहरी, अगर हम उनकी हिस्ट्री को यानी अगर उनकी देखें ना, ओवरऑल उनका जो कल्चर वगैरह था तो उनमें बहुत ज़्यादा शान शौकत नजर आती थी. यानी उनकी जो रहने का स्टाइल, यहाँ पे क्लोथिंग का, वो बहुत ज़्यादा एक क्या था, ग्लोरियस था. Next is in the film and literature, medieval life seemed heroic, entertaining and romantic. और जो उनके लिटरेचर से जो हमें मिलता है, यहाँ पे उनकी जो फिल्म्स थी, जो जो परफॉर्म करते थे, उनमें तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कॉमन थी और देखने को बहुत मिली, जिसमें हीरोइक था. इट मीन्स के उनके स्टोरीज में, फिल्म में हीरो जो था उसको बाकायदा तौर पर जो है वो नॉमिनेट किया जाता था. और जितनी भी उनकी जो फिल्में थी वो इंटरटेनिंग थी. ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि जब वो देखते थे तो वो अपने जैसे ना जो एक्टिविटीज़ करते थे उससे हट कर वो अपना ये यानी इन फिल्म से इंजॉय करते थे. और थर्ड चीज़ में रोमांटिक लिखा हुआ है. ठीक है, यानी उनकी ये तमाम चीज़ें उसमें ओवरऑल उनकी फिल्म में मौजूद थी, फिल्म और लिटरेचर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द मिडल एजेस, जिसमें रॉयल्टी की बात की हुई है कि अगर हकीकत है जैसे मिडल एज है वो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है. ठीक है, तो इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है वो 5th सेंचुरी से लेकर 15 तक है. ठीक है, 15 यूरोप. और उसके बाद जो वेस्टर्न की जो सेंचुरी थी वो बहुत ज़्यादा हार्श, अनसेंट्रेन एंड डेंजरस. इट मीन्स कि इस दौरान बहुत ज़्यादा ऐसी वाक़यात हुआ हुए जिससे उनकी जो हिस्ट्री थी, उनकी जो वेस्टर्न सोसाइटी थी उसको बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ.
और वहाँ के जो उस वक़्त कंडीशंस थी वो भी बहुत यानी अच्छी नहीं थी। वहाँ पे यानी लोगों के रोज़गार वगैरह भी नहीं थे, तो हार्श थी उनकी कंडीशन। नेक्स्ट में है अर्ली मिडल एजेस, और जो फर्स्ट उसकी टाइप थी उसमें था जो ड्यूरेशन है वो 476 टू 1000 एडी। इसमें क्या हुआ था, टीचिंग एंड लर्निंग मूव टू मोनास्टिक एंड कैथेड्रल स्कूल। जो मोनास्टिक होता है उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल्स, ठीक है, यानी एक शख्स की लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। जो कैथेड्रल स्कूल था, ज़ाहिर स्कूल में अब एक स्टूडेंट तो नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे वो मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो यानी उनका जो स्टडी का कंसेप्ट था वो एक पर्सन से स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता एक स्टूडेंट स्टार्ट होकर ओवरऑल जो वो स्कूल में कन्वर्ट हो गया। और उनकी जो स्टडी का जो मेन फोकस था वो बाइबल बुक थी उनकी, जिससे वो गाइडेंस जो थे वो लेते थे। तो ये भी उनकी उस वक़्त की आसमानी किताब थी, बाइबल। नेक्स्ट, द चर्च वुड चार्ज द पीपल विद हेरेसी। अब हेरेसी में ये कंसेप्ट आता है कि वहाँ पे चर्च होते थे जहाँ पे स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर किए, यानी लेक्चर जो वो दिए जाते थे। अगर कोई पर्सन वहाँ पर यानी उस चर्च में होने वाले कोई भी बात से कोई खिलाफ करता था, तो उसको बाकायदा चार्जेस दिए जाते थे, ठीक है, यानी वो बाकायदा उसको फाइन लगता था ताकि वो नेक्स्ट टाइम जैसे वो इस तरह की हरकत ना करे, ठीक है। ज़ाहिर है उनकी टीचिंग थी, उनकी बुक जो थी बाइबल, वो उसके थ्रू गाइडेंस देते थे, तो वो रॉन्ग नहीं थी। लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ जो सा वो बात करता था तो उसको बाकायदा इसके फाइन पे करना पड़ता था। नेक्स्ट, बुक्स वर रिटन इन द एंशिएंट ग्रीक्स। इट मीन्स जो उनकी बुक्स थी जो वो रीड करते थे, वो उसकी जो लैंग्वेज थी वो एंशिएंट ग्रीक ली। जी, नेक्स्ट है चार्ली मैंज, ठीक है। तो उसमें जो कंसेप्ट है वो चार्ल्स का है, और चार्ल्स एक ग्रेट साइंटिस्ट था मिडिवल पीरियड का, तो इसमें उसने वेस्टर्न यूरोप पे हुकूमत की, ठीक है। क्योंकि जो उस वक़्त यूरोप जो से है उसका ईस्ट वेस्ट सारे पार्ट्स थे, तो उसमें जो वेस्टर्न था उस वो किसके अंडर था, चार्ल्स के। और उसने जो अपना उसका मेन जो फील्ड थी जिसके ऊपर उसने वर्क किया वो एस्ट्रोनॉमी थी, और उसने इसी पर ही फोकस किया, ठीक है। इसी पर फोकस करते हुए उसने इसमें डिफरेंट प्रमोशंस की, और मैंने जो सा था वो लैटिन से था लैंग्वेज, उसको भी उसने ट्रांसलेशन की किसी और लैंग्वेज में, ताकि उसका जो नॉलेज है वो ओवरऑल यूरोप में स्प्रेड हो। नेक्स्ट में उसने जो उसकी जो टीचिंग्स थी जो वो प्रोवाइड करता था यानी ओवरऑल लोगों को, तो उसमें उनकी जो टीचिंग थी वो उसकी सोसाइटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई, ठीक है। उसके थ्रू वो अपनी सोसाइटी में होने वाले जैसे वाक़यात थे या फिर उनके लाइफ़स्टाइल, बात करने का मेथड, तो ये सब कुछ उनसे थे, वो उनको चार्ल्स की एजुकेशन या उसकी टीचिंग के थ्रू उनके अंदर क्या आई, बेहतरी आई। जी, नेक्स्ट है हाई मिडल एज, जो कि सेकंड नंबर पर है, और इसका ड्यूरेशन 1000 टू 1300 एडी है। और इस दौरान क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ जो सी थी वो वजूद में आई, क्योंकि पहले स्कूल्स तक थी बात, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत ज़्यादा यानी जो स्टूडेंट्स थे वो स्कूल्स में जाने लगे, तो उन्होंने क्या बनानी शुरू कर दी, यूनिवर्सिटीज़। और इन यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दी जाती थी ताकि वो अपनी जो साइंटिफिक जो उनकी नॉलेज है या फिर जो एक्सपेरिमेंट है वो कर सकें, और उनके लिए उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो बाकायदा तौर पर वहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। और इस हाई मिडल एज में जो ग्रीक और अरेबिक में लिखी हुई जो लर्निंग थी उनको लैटिन में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि उस वक़्त लैटिन जो थी वो ज़्यादा यानी तौर पर यूज़ करते थे लोग, तो ताकि ईज़िली जो सा वो उनका नॉलेज है वो लैटिन ज़ुबान में जो है वो ज़्यादा उनको समझ आता था, और फिर इस तरह ओवरऑल जो उनको यानी समझने में उस चीज़ के यानी उसको पिक करने में ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। ये उस वक़्त कौन-कौन से ऐसे डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स जो थे वो इन्वेंट हुए, उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क है। उसमें फर्स्ट है रॉबर्ट ग्रोस्टेस्ट, ठीक है, ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसका ये मेथड हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो उसका जो मेन फोकस था वो एक्सपेरिमेंटेशन थी और प्रिडिक्शन था, कि कोई भी चीज़ जो एक न्यू जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी,
की जाती है, यहाँ पे इसका क्या यानी बेनिफिशन है ह्यूमंस के लिए, तो उसका उस चीज़ को यानी मालूम करने के लिए इसने रॉबर्ट ने एक्सपेरिमेंट का जो फिनोमेना अनुसार था वो इन्हांस किया, ताकि क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो चीज़ प्रूव हो जाएगी कि वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है या फिर हम किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसने वर्क किया तो इसने ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा किया फेवर कि किसी भी चीज़ पर सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारी अगर ऑब्जर्वेशन जो सी है वो अच्छी है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसका जो यूनिवर्सल लॉ बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। और जब किसी ऑब्जर्वेशन का यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा इट मीन्स कि वो प्रूफ हो जाएगा 100% वो थिंग जो सी है जो जिस पे वर्क किया जा रहा है वो करेक्ट है, और उसके थ्रू हम मज़ीद जो सी है वो आउटकम्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है रॉकर बैकवर्ड। अब जो रॉकर था ये सेकंड साइंटिस्ट था। इसका जो मेन पर्पस था वो जो उसने एक्सपेरिमेंट पे इसने भी काम किया था, लेकिन उसका कुछ प्रोसीजर था। फर्स्ट में इसकी ऑब्जर्वेशन होती थी, उसके लिहाज से फिर प्रिडिक्शन होती थी, यानी उसके ऊपर वर्क करते थे, फिर एक्सपेरिमेंट थर्ड नंबर पर, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो डिफरेंट रिजल्ट्स निकलते थे, फिर वो उसको कलेक्ट करने के बाद वेरीफाई करते थे। जब वेरीफाई हो जाता था उनका एक्सपेरिमेंट तो फिर उनको डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करते थे, और ये उनका फाइनल जो डिसीजन होता था। और ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट यानी वो परफॉर्म करते थे कि अगर कोई और पर्सन या कोई और साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहता है तो इजीली परफॉर्म करे, और बिल्कुल उसका रिजल्ट भी वैसे ही आए जिस तरह से यानी उस वक्त रॉगर के रिजल्ट आते थे। Next, he made a major contribution in the medieval Europe by writing to the Pope to encourage the study. तो जो दूसरा वर्क रॉगर का था, रॉगर का जो मेन उसमें इंक्लूड है, तो उसने यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा कोर्सेज इंक्लूड किए नेचुरल साइंस के, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवरऑल जो बेसिक साइंस है उनको स्टडी कर सकें और उनके ऊपर मज़ीद नई नई रिसर्च करके जो न्यू थिंग जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड के सामने लेकर आए। उसने चीज़ को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया रॉगर ने। जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द लेट मिडल एजेस, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 1300 टू 1500 एडी है, और उसमें टू डिफरेंट साइंटिस्ट के जो वर्क है वो यहाँ पर रिटन है, जिसमें फर्स्ट जेन ब्रूडेन है, ठीक है। जीन ब्रूडीन जो था उसने जो उसका ज़्यादा फोकस था वो फिजिक्स की तरफ था। उसने जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है आइडिया ऑफ द इम्पेटस, इसका मतलब है फोर्स, ठीक है। उसने फोर्स के बारे में बताया। इसके अलावा न्यूटोनियन फिजिक्स और इनर्शिया, जो इनर्शिया है वो भी किस में आता है, मोशन में आता है, फोर्स या मूवमेंट में, तो उसका जो कंसेप्ट था वो भी से रेलेवेंट ही था। जो दूसरा साइंटिस्ट है उसमें वो है थॉमस ब्रैडबर्डाइन, ठीक है। ये दूसरा साइंटिस्ट है। तो उसने जो स्टडी किया था उसका भी मेन फिजिक्स से था, लेकिन उसके एरियाज डिफरेंट थे फिजिक्स के। इसमें उसने काइनेमेटिक्स को डिस्कस किया, उसकी वेलोसिटीज को, एंड गेलियस वर्क ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो उसके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है। वो खुद ब खुद गिरता है तो वो जो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है ग्रेविटी की, ठीक है, वो उसको उस ऑब्जेक्ट को गिरने पर मजबूर करती है, ठीक है। अगर ज़मीन की तरह ग्रेविटी ना हो तो हर चीज़ बिल्कुल एक आपको बिल्कुल स्टिल से वो नजर आए कि वो नीचे ना गिरे बल्कि वो हवा में मोल्डिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रेविटी मौजूद है, उसके थ्रू जो सी वो हर चीज़ जो सी वो नीचे की तरफ खींची जाती है और गिर जाती है। जी, नेक्स्ट है ब्लैक डेथ, द डिस्ट्रॉयड ऑफ द मिडिवल सोसाइटी। जो मिडिवल सोसाइटी जिसे मिडल एज कहते हैं, जो उसकी तबाही का बायस था ब्लैक डेथ। और इस डेथ यानी ये 14th सेंचुरी में अराइज एक डिजीज थी प्लेग, जिसको कहते हैं वबाई मर्स। यानी ये वो डिजीज थी जो कि ओवरऑल तेजी से स्प्रेड हुई, कि 60% पॉपुलेशन थी यूरोप की वो डैमेज हुई। और इस 60% पॉपुलेशन में कुछ ऐसे, बल्कि बहुत से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये जो मिडिवल सोसाइटी थी उसको स्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की। अब ज़ाहिर है जब वो ही लोग ही नहीं रहे तो जो उनकी जो पॉलिटिकल सोशल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। और ये कहाँ का स्टार्ट हुआ? फ्लोरेंस में, ठीक है। इटली का शहर फ्लोरेंस था, उसमें ये ज़्यादातर तबाही हुई थी, 60% पॉपुलेशन जो थी वो ख़त्म हुई। और इसके ख़त्म होने से जो नेक्स्ट जो सोसाइटी ने जन्म लिया वो रेनेसेंस थी, और ये उसके बाद आई।
ज़ाहिर है जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो नई भी तो शुरू होती है, तो उसमें रेनेसेंस जो था उसका कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट ग्रेट इन्वेंशंस ड्यूरिंग द मिडल एजेस। जो मिडल एजेस का जो स्मॉल सा पीरियड था उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इन्वेंशन थी, क्योंकि वो अनरेस्ट पीरियड था, वहाँ पे लोगों ने बहुत स्ट्रगल की थी। उनकी इन्वेंशंस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में एग्रीकल्चर है, उसमें जो हैवी व्हील्स प्लॉट बनाए, ठीक है। उसके बाद हॉर्स कॉलर एंड हॉर्स शू, ये ऐसे उनकी इन्वेंशन थे जिसके थ्रू उनकी एग्रीकल्चर के फील्ड में इम्प्रूवमेंट्स आई। अब इसमें जो फर्स्ट है कि हैवी व्हील यूज़ करने का ये उनको फ़ायदा हुआ कि जो उनकी एरिया था जहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर यानी कल्टीवेशन करते थे, वो न्यूट्रिएंट्स को उसमें यानी ऐड करने के लिए और सॉइल को वेट करने के लिए हैवी व्हील का इस्तेमाल किया गया। और ये नॉर्थर्न यूरोप की तरफ ज़्यादा कंसेप्ट था इसका एग्रीकल्चर का। अब हॉर्स कॉलर, ठीक है, कि हॉर्स कॉलर क्यों बनाए गए? अब जो वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए जो हॉर्स यूज़ किए जाते थे, अब ज़ाहिर है उसको एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पर मूव करवा देते हैं, ताकि उनकी जो ज़मीन है वो या सॉइल है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने हॉर्स कॉलर यूज़ किए, ताकि वो हॉर्स के गले से वो एक बांध कर जिसे चमड़े का बना हुआ होता था, एक जिसे हम कहते हैं रस्सी टाइप, ठीक है, उसके थ्रू वो उसको वहाँ पर प्लॉग करवाते थे एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है हॉर्स शूज़। वहाँ के जो नॉर्थर्न यूरोप का जो एरिया था वो बिल्कुल स्मूथ नहीं था, बल्कि कुछ रॉकी एरिया भी था, वहाँ माउंटेन्स भी थी। तो यहाँ पर हॉर्स को यूज़ कर उन्होंने किया, तो उनके बकायदा शूज़ बनाए, ताकि उनके जो फीट है वो डैमेज ना हो और इजीली जो है वो काफ़ी डिस्टेंस कवर करें, और हैवी जो है लोड है वो भी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर एंड द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि किस तरह से डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस हुई। तो उसमें फर्स्ट है आर्टिशियन वेल, ठीक है, वो 1126 में इन्वेंट हुआ था। तो उसमें इसका किस तरह से इसका यानी कंस्ट्रक्शन हुई। उसमें एक थिन रॉड होता है आयरन का हार्ड, ठीक है, उसका जो नीचे वाला होता है पॉइंट एट, उसको बोर किया जाता था सुराख, ठीक है, और जो ऊपर वाला था उसको कटिंग एट, इट मीन्स के वो उसको ऊपर वाला किनारा था वो चीज़ों को कट करने के लिए यूज़ होता था, और उसको मुसलसल रॉड पर हैमर से स्टिक किया जाता था। जब इस तरह का वो सिस्टम उन्होंने किया तो वो अंडरग्राउंड जो वाटर था वो ऊपर तरफ मूव हुआ, और इस तरह से यानी प्रेशर के थ्रू जो था वो विदाउट पंप, यानी पंप जो से वो यूज़ नहीं किए थे, लेकिन पावर यानी जो वाटर था लेकिन वो अपर मूव हुआ। यानी इंसान ने मशीन बना ली यानी अपनी सहूलत के लिए। अब ज़ाहिर है इसमें पहले जो थे वो इंसान ही वुमेन्स ही जो थे वो पंपिंग में यूज़ करते थे, ताकि वो वाटर जो है वो ऊपर आ सके। तो उस वक़्त यानी इसमें अब ज़ाहिर मशीन बन गई, तो इसमें ह्यूमन का वर्क ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है क्लॉक्स, तो उसमें 2 तरह की क्लॉक्स यूज़ करी, एक है और क्लॉक्स एंड नेक्स्ट इज़ मैकेनिकल क्लॉक्स। जो और क्लास थी उसका जो जिस समय वो बनी वो 1338 था, और इस तरह से बनाई गई थी साइंटिस्ट ने कि वो इजीली उसको डिपेंडेबल थी, अफोर्डेबल और एक्यूरेट, ठीक है, यानी इसकी प्राइस भी कोई हाई नहीं थी, इजीली इसको बंदा अफोर्ड कर सकता था, और ये बिल्कुल एक्यूरेट थी उस वक्त जो टाइम डिस्कस करने के लिए। और ये उस फर्स्ट टाइम जो था वो इटली के शहर सीना में, ठीक है, वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट हुआ था, और ये बाकायदा तौर पर वहाँ रिटन है इसकी इन्वेंशन। नेक्स्ट है मैकेनिकल क्लॉक्स, वो 13 टू 14 उसकी ड्यूरेशन है, और ये जो मैकेनिकल क्लॉक्स थी ये बाकायदा उस पॉइंट पर बनाई गई थी जहाँ पर ओवरऑल जो था वो मेन फोकस था उनका, ठीक है, किसी भी एरिया का। अब ज़ाहिर जगह जिस तरह से हर एक शहर का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, उस वक्त भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वहाँ पर मैकेनिकल क्लॉक को यूज़ किया गया, और वो क्लॉक टावर्स थी। जी, नेक्स्ट है अदर कूल मिडिवल इन्वेंशंस, जिसमें फर्स्ट स्पिनिंग व्हील, और ये 13th सेंचुरी की बात है। तो इसमें जो व्हील स्पिनिंग व्हील का जो कंसेप्ट था वो इंडिया से आया यूरोप में। तो यूरोप वाले थे वो ज़ाहिर है ज़्यादा उनकी स्किल पावर उनसे वो अच्छी थी, तो उन्होंने जो स्पिनिंग व्हील थे उनको मॉडिफाई किया, और इस तरह से उन्होंने इसको चेंज किया कि जो ह्यूमन की जो स्पिनिंग थी उससे कई गुना अच्छी जो थी उनको स्पिनिंग मिली, और उनका वर्क जो था वो भी जल्दी हुआ। यानी उनके जो ओवरऑल जो उनका
पर्पस था, जिस मकसद के उन्होंने स्क्रीन बनाए थे, उसमें कामयाब हो गया। नेक्स्ट है स्पेक्टिकल्स, जिसे हम ग्लासेस बोलते हैं एनफ, तो वो 1280 में उसका कंसेप्ट हुआ। इसमें इटली के शहर जो फ्लोरेंस था, वहाँ पर कन्वेक्स लेंस, जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो कहीं कहीं से भी जो ऑप्टिकल लाइंस होती हैं उनको एक पॉइंट पर मर्ज करते हैं, ठीक है, एक इमेज उसका प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। और ये जो कन्वेक्स लेंस होते हैं ये फॉर ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादातर देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन 1268 रॉगर बैकॉन, ये भी रॉगर बैकॉन का ही है स्पेक्टिकल्स का, उसने फर्स्ट टाइम उसे वो लेंस यूज किए ताकि वो दूर जगह पर मौजूद, यानी जो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहे तो वो कन्वेक्स लेंस के थ्रू मतलब इजीली नज़र आ सकते हैं। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है ये गाड़ियों में यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादा जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको नहीं पता कि पीछे से क्या है ट्रैफिक, ठीक है, किस तरह से आ रही है, तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। आप इजीली देख सकते हैं अपने मिरर्स के थ्रू कि पीछे से ट्रैफिक कौन सी किस स्पीड से आ रही है। नेक्स्ट इज कुरान टाइम, वो 1377 का था, दुरानिया। अच्छा, जो कुरान टाइम था ये उसको कहते हैं कि एक मखसूस जैसे वो लोगों का जो ग्रुप है उसको एक खास पीरियड के लिए उसी जगह पर रोक देना, फिर उनका आना जाना बंद कर देते हैं इसमें। और इसमें 40 डेज पीरियड लिखा हुआ है कुरान टाइम का, ठीक है। तो इसमें जो रिपब्लिक थी रेगोसा की, वहाँ पर ये हुआ था कि डिजीज जो थी स्प्रेड हुई, ठीक है, और वो डिजीज थी ब्लैक डेथ, यानी उसे फौरन उसे वो मात हो रही थी। और ये वेनिस के शहर में स्टार्ट हुई क्वारंटाइन, और फिर ऐसे पूरे यूरोप जैसे इसकी लपेट में आ गया, ठीक है। तो उसमें उस वक्त भी ये ब्लैक डेथ का जो था ना वो अमर रोनुमा हुआ था। Next, the most important invention of the Renaissance was the printing press. जो जो रेनेसांस का पीरियड था, तो उसमें जो प्रिंटिंग प्रेस था उसको बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेंशन हुई। उससे पहले प्रिंटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, लोगों के पास लिमिटेड बुक्स थी, ठीक है, और मटेरियल भी उनके पास लिमिटेड था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसके थ्रू उन्होंने उसकी कॉपीज की और वो ऐसा ऐसा प्रोवाइड होने लगी ओवरऑल इटली में। नेक्स्ट कि ये जो जिस साइंटिस्ट ने उसको प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया था वो जॉन्स गटनबर्ग था, और उसने 1440 के अराउंड जो था इसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट था उनका, तो उसमें जो मॉन्क्स थे, जो दरवेश लोग थे, वो उन सारे उनकी तो वैसे इंटेलिजेंस ज़्यादा थी और वो रिलीजियस के भी ज़्यादा नज़दीक थे। तो वो जो टेक्स्ट थे उनके रिलीजियस के हवाले से, या फिर उनका म्यूजिशियन था जो भी म्यूज़िक थे, उन्होंने उसकी कॉपीज़ करना शुरू कर दी। उनको बाकायदा तौर पर रिटन फॉर्म में उन्हें अपनी जितनी भी अपनी ज़िंदगी के लम्हात थे वो सारे के सारे एजुकेशन में ही सर्व किए वहाँ उस वक्त जो मॉन्क्स थे। द राइज ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट था एजुकेशन, ज़ाहिर है एजुकेशन पर फोकस किया गया। तो उसमें फर्स्ट टाइम जो मिडीवल यूनिवर्सिटी बनी थी वो ब्लोंगा, इटली के शहर ब्लोंगा में बनाई गई, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा पेरिस में यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर फोकस किया गया तो फिर यूनिवर्सिटीज़ भी बनना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ द स्टडी, यानी किन किन एरियाज पर स्टूडेंट्स ने मिडीवल यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन की। तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे रिटन है, जिसमें फर्स्ट है ग्रामर। ज़ाहिर ग्रामर के थ्रू तो हमने ना, यानी चाहे वो इंग्लिश की ग्रामर या उर्दू की ग्रामर है, तो इसका मकसद था कि हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में। रिटोरिक, इसमें था पब्लिक स्पीकिंग, लर्निंग हाउ टू मेक आर्गुमेंट्स, यानी बात करने का अंदाज, जो आप दूसरे एक यानी पर्सन जो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से जो गुफ्तगू करता है उसमें जो मेथड जो अप्लाई होता है, ठीक है ना। अगर तो वो बिल्कुल पोलाइटली और बहुत ही अच्छे अंदाज में वो करता है और डिबेट्स उसकी अच्छी है तो ओवरऑल उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ठीक है। तो उस वक्त इस पर भी फोकस किया गया। लॉजिक, कि कोई भी चीज़ जो वर्ड में रोनमा होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, तो वो इस रीज़न की तरफ जाते थे मिडीवल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स। उसके बाद है अरिथमेटिक, उसमें बेसिक मैथ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर बेसिक मैथ इंसान का स्ट्रॉन्ग होगा तो ओवरऑल उसका मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ज्योमेट्री भी मैथ का पार्ट था, वो भी डिस्कस किया गया उनके स्टडी में, और म्यूज़िक को भी किया गया।
म्यूज़िक की बाकायदा ये वहाँ पे क्लासेस होती थी। एंड नेक्स्ट इज़ एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी में भी पता, यानी एस्ट्रोनॉमी में तो उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा वर्क किया था। उसको मज़ीद उन्होंने इसका जो फ़ील्ड थी उसकी, उसको एनहांस किया। ये वो ऐसे एरियाज़ थे जिनको बहुत ज़्यादा जो मिडियल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए गए, उन पे वर्क हुआ। ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री जो हम डिस्कस कर रहे थे मिडिवल एजेस की। I hope you will understand this lecture. Thank you.